हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण का मॉक टेस्ट रहने वाला आज आपका, और इसमें 20 क्वेश्चन है और 20 में से आपको कम से कम 15 क्वेश्चन ठीक करने हैं। ठीक है, अगर आप 15 क्वेश्चन ठीक कर लेते हो तो आपकी तैयारी जो है वो ठीक चली हुई है। ठीक है, और जो अभी बिगनर है, स्टार्ट ही कर रहे हैं, उनको भी कम से कम 10 क्वेश्चन ठीक करने हैं आज। ठीक है, और अपना आंसर जो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है, और आपने 20 में से कितना स्कोर टारगेट करा है उसको भी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। हिंदी व्याकरण का पूरा मॉक टेस्ट है, 20 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी, एचपी पुलिस के लिए और एचपी पटवारी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कम से कम आज के इस मॉक टेस्ट में आपके 15 क्वेश्चन जो वो ठीक होने चाहिए। ठीक है, अगर आप एचपी पटवारी में 20 से ज़्यादा नंबर लोगे हिंदी व्याकरण में, तभी आपका जो मतलब सिलेक्शन जो है वो एक ठीक ट्रैक पे चल पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हिंदी और मैथ इन्हीं में से नंबर लेने होते हैं आपको। इंग्लिश का आप जितनी मर्जी कोशिश करो 20-21 से ज़्यादा नंबर नहीं ले सकते, लेकिन आपका मैथ और हिंदी व्याकरण में आप 22-23 नंबर आराम से ले सकते हो। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बोलता है कि निम्नलिखित में से अग्र स्वर कौन सा है। ठीक है, तो अग्र स्वर, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीव के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो जीव के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर होता है एक, ठीक है, पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है आपका मध्य स्वर, और तीसरा होता है आपका पश्च स्वर। तो तीन जीव के आधार के आपके स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में क्या क्या आता है आपका? अग्र स्वर में आएगा आपका ई, ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, और ए और ऐ, ये आता है अग्र स्वर में। मध्य स्वर में आएगा आपका अ, ठीक है, और पश्च स्वर में आएगा आपका बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ और औ, ये आते हैं आपके पश्च स्वर में। तो पूछा क्या गया है अग्र स्वर कौन सा है? तो अग्र स्वर ई ए ऐ है। तो यहाँ पे अग्र स्वर कौन सा है? ये जो आपका अग्र स्वर है। ये कौन सा स्वर है आपका? मध्य स्वर। ये कौन सा स्वर आपका? पश्च स्वर। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ई और ए। जीव के आधार पर है ये स्वर के भेद। किसके आधार पर? जीव के आधार पर स्वर के भेद है ये। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अनुज शब्द है, इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय प्रयोग होगा? अनुज शब्द का स्त्रीलिंग बनाना आपने, तो आपको पता है अनुज, ठीक है, अनुज शब्द छोटा भाई, तो अनुज का अनुजा हो जाता है। ठीक है, अनुजा, तो कौन सा प्रत्यय लग गया इसमें? तो इसमें लग गया आ प्रत्यय। ठीक है, तो अनुज का अनुजा बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है इसका, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका अनुजा, और प्रत्यय कौन सा लग जाएगा? आ प्रत्यय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से अनुप्रास, यमक और श्लेष, ठीक है, 3 है ये, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये किस अलंकार के भेद है? अलंकार मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी टॉपिक है आपका अलंकार, ये अपना ध्यान से पढ़ लेना है। तो ये उपमा अलंकार के भेद है, अनुप्रास अलंकार के भेद है, अर्थ अलंकार के या शब्द अलंकार के। तो आपको पता है कि अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये जो अलंकार है आपके, ये सारे आपके शब्द अलंकार के भेद है। किसके? शब्द अलंकार के। शब्द अलंकार के भेद है। शब्द अलंकार में क्या होता है? शब्द अलंकार में वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये यमक हो गया, अनुप्रास हो गया, और श्लेष अलंकार जो आपके, ये शब्द अलंकार के भेद है। ठीक है, तो ये अपना ध्यान रखना है। अनुप्रास, यमक और आपका ये श्लेष, ये आपका शब्द अलंकार के भेद हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रोहन खेल रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? रोहन है, खेल रहा है, ये है। तो आपको बात एक बता दें कि जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है, वो उद्देश्य होती है, और जो बात की जाती है वो विधेय होता है। तो रोहन खेल रहा है, रोहन के बारे में बात हो रही है, तो रोहन क्या है? जैसे रोहन, तो रोहन क्या होगा इसमें? रोहन इसमें उद्देश्य होगा। ठीक है, जिसके बारे में बात की जाती है वो उद्देश्य होता है, और जो बात की जाए वो होता है आपका विधेय। ये अपना ध्यान रखना है। तो रोहन खेल रहा है, तो इसमें उद्देश्य क्या है? रोहन उद्देश्य है, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में, रोहन के बारे में बात हो रही है कि रोहन क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो रोहन उद्देश्य, और बात क्या हो रही है? खेल रहा है। तो वो खेलना क्या? ये खेल रहा है आपका विधेय।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकंठ में कौन सा समास है। आपने बताना है कि नीलकंठ में अव्ययी भाव समास है, ठीक है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या तत्पुरुष समास है। तो नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, जैसे आपको पता है कि जिन शब्दों का नीलकंठ अपना कोई इसका अर्थ नहीं है, बल्कि ये पूरा जो शब्द है ये किसी और को दर्शा रहा है। नीलकंठ कौन? शिव जी, ठीक है, शिव जी को बता रहा है ये नीलकंठ। तो नीलकंठ आज इस शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। वो शब्द कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा? बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। तो नीलकंठ शिव जी को बोलते हैं, तो नीलकंठ में कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वह आदमी जो बहुत अधिक बोलता हो, उसके लिए एक शब्द। वह आदमी जो बहुत अधिक बोलता है, ठीक है, उसको क्या बोलाता है? उसको बड़बोला बोला जाता है, वाचाल बोला जाता है, ठीक है, मितव्ययी बोला जाता है, अपव्ययी बोला जाता है। तो जो बहुत अधिक बोलता है उसको बड़बोला नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम क्या? वाचाल। तो जो बहुत अधिक बोलता है वो होगा आपका वाचाल, उसको बड़बोला नहीं बोलेंगे, वाचाल बोलेंगे, ठीक है। जो बहुत अधिक बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में समास बताना। अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। तो पाप पुण्य, पाप और पुण्य जब दो चीजें आपस में विलोम हो तो उसमें अपना ध्यान रखना है कि जो समास होता है आपका वो कौन सा समास होता है? वो होता है द्वंद्व समास, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ए और ए कौन सी ध्वनियाँ हैं? तो ये कंठ ध्वनियाँ हैं, दंथोष्ठ ध्वनियाँ हैं, कंठ तालव्य है या कंठोष्ठ है या कंठोष्ठ ध्वनियाँ हैं। तो आपने बताना है कि ए और ए जो है वो ये कौन सी ध्वनियाँ हैं। तो ये जो है आपकी ध्वनियाँ कंठ तालव्य है, ठीक है, कंठ तालव्य ध्वनियाँ आपकी कौन सी? कंठ तालव्य। कौन सी? ए और ए, ये कंठ तालव्य है। और व आ गया, व आपकी दंथोष्ठ ध्वनि है, ठीक है, दंथोष्ठ ध्वनि व है। और आपका ओ और औ आ गया, ठीक है, ओ आ गया, औ आ गया, ये हो गया आगे आपकी कंठोष्ठ ध्वनि। कौन सी? कंठोष्ठ ध्वनि। ये तीनों आपने याद रखने हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व कौन सी ध्वनि है? अभी आपको बताया कि व कौन सी ध्वनि है? ये आपकी दंतोष्ठ ध्वनि, ठीक है, व जो आपकी ये दंतोष्ठ ध्वनि है, दंतोष्ठ ध्वनि व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, इसमें समास, इसमें अलंकार कौन सा है? फूल हंसे कलियां मुस्काई कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। तो आपको बता दें कि उपमा अलंकार में क्या होता है कि तुलना करी जाती है किसी चीज़ की, ठीक है, किसी चीज़ से। और आता है किसमें? ये अर्थ अलंकार में आता है उपमा। अनुप्रास अलंकार में क्या होगा? वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, ठीक है। अत्यशोक्ति अलंकार में क्या होगा? किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाएगा, यह अत्यशोक्ति अलंकार में होता है। जैसे आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, जब तक राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। तो ये मतलब किसी बात को वो बढ़ा चढ़ा कर बताया गया, तो उसमें अत्यशक्ति अलंकार होता है। और बचा क्या आपका? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, अब आपने ध्यान रखना, एक बात ध्यान से सुनना, अलंकार आपके पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में, ठीक है, पटवारी का, फॉरेस्ट गार्ड को या पुलिस का, सभी एग्जामों में आपके अलंकार पूछे जाएंगे। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, तो फूल हंसे, क्या फूल कभी हंसते हैं? नहीं हंसते। कलियां मुस्कुराती है? नहीं मुस्कुराती। तो इसका सीधे से बात आपने याद रखना है कि जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाता है ना, जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर आपका अलंकार होता है मानवीकरण अलंकार, ठीक है, मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का वर्णन होता है वहाँ आपका मानवीकरण अलंकार होते हैं। फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, तो फूल हंसे, हंसता तो इंसान है, मुस्कुराता भी इंसान है। कलियाँ और फूल हंसते मुस्कुराते थोड़ी है। तो फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, इसमें आपका मानवीकरण अलंकार होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारु चंद्र की चंचल किरणें में निम्नलिखित में से कौन सा समास? चारु चंद्र की चंचल किरणें, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अत्यशक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। तो आपको पता है कि आपको बताया कि जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति, एक वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार होती है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। और जहाँ पर शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, शब्द, वहाँ पे अलंकार होता है आपका यमक अलंकार। तो चारु, च, चंद्र, चंचल,
वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो ये आपका अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, चारु चंद्र की चंचल किरणों में अनुप्रास अलंकार होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट वर्ग कौन सी ध्वनि आती है? ट वर्ग में कौन सी ध्वनि होती है? दंत्य ध्वनि होगी, ठीक है, कंठ्य ध्वनि होगी, ओष्ठ्य ध्वनि होगी या मूर्धन्य। ठीक है, तो जो आपको पता है कि ट वर्ग, ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, ठीक है, अण्य हो गया, ये आते कौन से वर्ग में? ट वर्ग में आते हैं। और ध्वनियाँ कौन सी आपकी? मूर्धन्य ध्वनियाँ। ठीक है, कौन सी ध्वनियाँ आपकी? मूर्धन्य ध्वनियाँ। और मूर्धन्य ध्वनि कौन कौन सी होती है? री हो जाएगा, र हो जाएगा और श, ये भी आपकी मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। तो ट वर्ग में कौन सी ध्वनि आती है? मूर्धन्य ध्वनियाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका कोई संतान नहीं हो उसे क्या कहेंगे? वह स्त्री जिसकी कोई संतान नहीं हो उसको क्या बोलेंगे आप? उसको सधवा बोलेंगे, विधवा बोलेंगे, बांझ बोलेंगे या उल्टा? तो वह स्त्री जिसकी कोई संतान नहीं है उसको बोलते हैं बांझ। ठीक है, तो वह स्त्री जिसकी कोई संतान नहीं उसको आप बांझ बोलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि परिश्रम करोगे, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। इसमें वाक्य कौन सा है? परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। तो सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या कोई नहीं? तो आपको पता है कि जहाँ भी कंडीशनल हो, कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं आपके इंग्लिश में, वो आपके कौन से वाक्य होते हैं? मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक तो एक कंडीशनल सेंटेंस हो गए, एक और एक वाक्य जो दूसरे वाक्य पर आश्रित रहेगा। यदि परिश्रम करोगे, परिश्रम करोगे तभी सफल होगे, ऐसे नहीं। ठीक है, तो ये जो सफल होना है ये डिपेंड है परिश्रम पे। ठीक है, तो आपका मिश्रित वाक्य बोलता है कि जहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है वो आपका कौन सा वाक्य होता है? मिश्रित वाक्य होता है। और दूसरी भाषा में सिंपल ट्रिक में कि कंडीशनल सेंटेंस आ जाए वो आपके मिश्रित वाक्य होंगे। यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, तो ये वाक्य कौन सा है? मिश्रित वाक्य आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष का विलोम शब्द बताना आपने। तो खेद होगा, वेदना होगा, विषाद होगा, दुख होगा। ठीक है, हाँ, तो ये सारे विलोम, लेकिन जो इसका अप्रोप्रिएट है वो हो जाएगा हर्ष का विलोम विषाद। ठीक है, और सुख का होता है दुख। तो इस तरह से ये चलते हैं आपके विलोम शब्द। तो हर्ष का क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपने 20 में से अपना टारगेट बनाना, अपना स्कोर की 20 में से आउट ऑफ आपने कितने ठीक करे। ठीक है, तो नरेश में कौन सी संधि है? संधि इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक है आपका। तो नरेश में सबसे पहले आपने क्या करना है? इसका संधि विच्छेद कर लेना है। नर जमा ईश। तो नरेश में कौन सी संधि है? अ और ई मिलकर क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? इसका ए बन जाते हैं। तो ये कौन सी संधि में होता है? जब अ और ई आपस में मिलकर ए बनते हैं तो वो दीर्घ संधि में होता है, गुण संधि में, वृद्धि संधि में या अयाधि संधि में? तो ये होता है आपका कौन सी संधि में? गुण संधि में। ठीक है, तो नरेश में कौन सी संधि आपकी? गुण संधि है। ये क्या बन गया? नरजम ईश नरेश। तो ये कौन सी संधि हुई? गुण संधि हुई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्वेषण में कौन सी संधि है? तो आपको गुण संधि बताना है कि अयाधि संधि, व्यंजन संधि या यण संधि। तो ये आपने अपना आंसर जो है वो टिक करना राइट के। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको इसकी एक ट्रिक है कि जहाँ भी आपका य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन आ जाएं, ये अंतस्थ व्यंजन है क्या आपके? ये अंतस्थ व्यंजन सबको पता होगा शायद, ये अंतस्थ व्यंजन। और इनसे पहले कोई आधा वर्ण आ जाए, आधा वर्ण आ जाए तो वो आपकी संधि हो जाएगी यण संधि। ठीक है, तो जैसे अन्वेषण लिखा है, ये व आ गया, व से पहले क्या आ गया? न आ गया, तो अन्वेषण आ गया, तो ये कौन सी संधि होगी आपकी? यण संधि होगी। जैसे प्रत्येक, आधा व्यंजन आ गया, तो ये कौन सी संधि आपकी? यण संधि। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? प्रति जमा एक। तो संधियों का भी आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो अन्वेषण में कौन सी संधि है? यण संधि है। आपके 15 क्वेश्चन है जो पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 15 में से आपका स्कोर 15 आपका टारगेट है, 20 में से 15 आपके जो क्वेश्चन जो वो ठीक होने चाहिए। बाकी जो आपकी अब स्टार्टिंग है उनके भी 10 तक क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीश में कौन सी संधि है? गुण संधि है, अयाधि संधि है, व्यंजन संधि है, यण संधि है? तो जगदीश, ये जगदीश है, पहले तो इसका संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो संधि विच्छेद जब करना है तो दोनों शब्द जो वो प्रॉपर शब्द बनने चाहिए। ठीक है, तो जगत जमा ईश, इसमें क्या होता है कि व्यंजन संधि में जो 5वां वर्ण होता है, जैसे व्यंजन वर्णमाला नहीं, ये त, त हो गया, थ हो गया, ये द और ये ध और ये न। इसमें जो होता है ये तीसरा वर्ण जो आपका ये फर्स्ट वर्ण में चेंज होता है। ठीक है, व्यंजन संधि में।
तो जगत, जगत जमा ईश, जैसे मैं बोल रहा हूँ वांगीश, ठीक है, वांगीश, तो ये इसका बन जाएगा वाक जमा ईश, ठीक है। ये तीसरा वर्ण जो होता है ये पहले में कन्वर्ट होता है, तो ये कौन सी संधि आपकी, व्यंजन संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके की रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं वो आपने बताना है, ठीक है। तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3 भेद। कौन कौन से, एक होता है आपका रूढ़ शब्द, ठीक है, एक होता है आपका यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द हो गया, यौगिक शब्द हो गया, और हो गया आपका योग रूढ़ शब्द। ये रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर आपके शब्द के भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, और रचना के और क्या बोलते हैं उसको, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देश्यज और विदेश्यज। वो होंगे आपके किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देश्यज और विदेश्यज। और अर्थ के आधार पर 2 होंगे, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन आज का आपका ये, और 20 क्वेश्चन है, 20 में से अपना आउट ऑफ अपना स्कोर जो वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपको जो भी वीडियो चाहिए वो आपको प्लेलिस्ट में बनी है, HPGK के मॉक टेस्ट कंटिन्यू चले हैं, उसके मॉक टेस्ट जो प्लेलिस्ट बना दी गई है वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स की भी है, इंग्लिश की भी है, और इंग्लिश की और भी वीडियो अपलोड करेंगे, सारे आपके प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपका कि हाथी कैसा शब्द है। तो हाथी यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, या सार्थक शब्द है। तो आपको पता है कि हाथी जो है आपका ये कौन सा शब्द है, ये रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द कौन शब्द होते हैं, जिनका कोई भी खंड या भाग सार्थक ना हो, मतलब इनको तोड़ा ना जा सके और तोड़ के कोई शब्द ना बने। जैसे हाथी है, इसको तोड़ दिए तो हा और थी लग लग ये कोई शब्द नहीं बन रहा है, और जो तोड़ के कोई शब्द ना बने वो होता है आपका रूढ़ शब्द, ठीक है। तो हाथी कैसा शब्द है आपका, ये आपका रूढ़ शब्द। तो ये था आज का आपका सेशन, 20 क्वेश्चन है, और 20 में से आउट ऑफ अपना स्कोर जरूर बताना है, ठीक है। आपके लिए ऐसे ही मॉक टेस्ट विद एक्सप्लेनेशन आगे भी आते रहेंगे, ठीक है। तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को जो सब्सक्राइब करना है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जो सबसे पहले पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।